प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2025 में युवाओं से किया संवाद। कहा, भारत की युवा शक्ति का सामर्थ्य देश को जल्द से जल्द बनाया जाएगा विकसित राष्ट्र। राष्ट्रीय युवा दिवस पर पंचकुला में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की शिरकत। कहा, सरकार दे रही युवाओं के सपनों को खुला आसमान, हर ब्लॉक में ITI खोलने सहित युवाओं के लिए की कई घोषणाएं। शिक्षा क्षेत्र में बुनियादी परिवर्तन कर स्कूलों का किया जाएगा कायाकल्प। मुख्यमंत्री ने स्कूलों व कॉलेजों में मूलभूत सुविधाओं सहित स्वच्छता का पूरा ध्यान रखने को कहा। मांगी रिपोर्ट। और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, स्वच्छ हरियाणा मिशन के तहत 31 जनवरी तक प्रदेश भर में चलाया जाएगा विशेष अभियान। नमस्कार, मैं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2025 के तहत आज देश के युवाओं से संवाद किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि आज पूरा देश स्वामी विवेकानंद को याद कर रहा है। स्वामी विवेकानंद को देश के नौजवानों पर बहुत भरोसा था। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि मेरा विश्वास युवा पीढ़ी में है। मेरे कार्यकर्ता नौजवान पीढ़ी से आएंगे और वो हर समस्या का समाधान निकालेंगे। उन्होंने कहा कि मुझे स्वामी विवेकानंद की कही हर बात पर भरोसा है। उन्होंने कहा कि हमारे सामने 25 साल का सुनहरा दौर है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि देश की युवा शक्ति विकसित भारत का सपना जरूर साकार करेगी। भारत की युवा शक्ति का सामर्थ्य देश को जल्द से जल्द विकसित राष्ट्र बनाएगा। विकसित भारत का लक्ष्य केवल सरकार का नहीं बल्कि हर एक नागरिक का है। सपने देखना, बड़े संकल्प लेना और उन्हें तय समय में पूरा करना असंभव नहीं है। किसी भी देश को आगे बढ़ने के लिए बड़े लक्ष्य तय करने ही होते हैं। जो ये सोच करके बैठे रहते हैं, अरे छोड़ो यार, होता रहता है, अरे चलो भाई ऐसे ही चलता रहेगा, अरे क्या जरूरत है यार, लोग कोई भूखे थोड़े मरते हैं, चलता है ना, चलने दो, अरे कुछ बदलने की क्या जरूरत है, काहे को सर खपाते हो यार। जो लोग इस भावना में दिखते हैं ना, वो चलते फिरते हैं लेकिन मरी हुई लाश से ज्यादा कुछ नहीं होते हैं। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा, भारत की युवा शक्ति उल्लेखनीय परिवर्तन ला रही है। यह संवाद एक प्रेरक मंच के रूप में कार्य करता है जो हमारे युवाओं की ऊर्जा और अभिनव भावना को एक विकसित भारत को आकार देने के लिए एकजुट करता है। उन्होंने कहा कि युवाओं से उनका नाता PM का नहीं बल्कि परम मित्र का है। कुछ महीने पहले मैं अपने निवास पर कुछ युवा खिलाड़ियों से मिला था और मैं उनसे गप्पे सप्पे कर रहा था, बातें कर रहा था, तो एक खिलाड़ी ने खड़े होकर के कहा कि मोदी जी, दुनिया के लिए आप भले प्रधानमंत्री होंगे, PM होंगे, लेकिन हमारे लिए तो PM का मतलब है परम मित्र। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने युवा शक्ति विजन फॉर विकसित भारत नामक पुस्तक का विमोचन भी किया। राष्ट्रीय युवा दिवस पर पंचकुला में आज राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। प्रदेश के युवाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने भारत के नव जागरण का शंखनाद किया था। वे हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। सरकार उनके दिखाए रास्ते पर चलकर युवाओं के सपनों को खुला आसमान दे रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रदेश में बगैर किसी भेदभाव के 1,74,000 लोगों को नौकरी दी जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश के युवाओं को विदेश जाने के लिए उनका कौशल विकास भी किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि कॉलेजों में युवाओं के 35,000 से अधिक निःशुल्क पासपोर्ट बने हैं। उन्होंने युवाओं से विदेश जाने के डंकी का रास्ता ना अपनाने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि जो युवा राजनीति में आना चाहते हैं वे अवश्य आएं। ऐसे युवाओं के आने से राजनीति में परिवारवाद का प्रभाव कम होगा। वर्षों में हमारी सरकार ने बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा के अंदर 1,71,000 युवाओं को
हरियाणा सरकार में नौकरी देने का निर्णय ये किया है। अब तक युवाओं के कॉलेजों में ही निःशुल्क पासपोर्ट बनवाए जा रहे हैं। मुझे खुशी है कि हमने अब तक हरियाणा प्रदेश के अंदर 35,000 से अधिक युवाओं के पासपोर्ट बनवाए हैं। इसके साथ ही विदेश में जाने से पहले हम युवाओं को उन देशों की जरूरतों के अनुसार उनको कौशल भी देने का काम करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने युवाओं को राजनीति में आने के लिए आह्वान भी किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा शक्ति के प्रतीक हैं और वे सार्थक कार्यों में अपनी शक्ति को लगाएं। उन्होंने कहा कि युवाओं के सामने नशा एक चुनौती है और इस चुनौती से पार पाने के लिए सरकार आपके साथ है। उन्होंने युवाओं से पूरी ताकत के साथ प्रदेश में नशे को मिटाने का संकल्प लेने को कहा। युवाओं के सामने अगर सबसे बड़ी कोई चुनौती है तो वह नशा है। हरियाणा प्रदेश के एक एक गांव के अंदर वो जाकर के पूरे हरियाणा प्रदेश के युवाओं को जागरूक करते हुए उस नशे की चुनौती से निपटने के लिए उनको जागरूक करेगी। तो वह जो नशा है आपको खुद को भी इसमें जाने से रोकना है, अपने मित्र बंधु को भी इसमें जाने से बचाना है। विश्वास है कि दुनिया की ऐसी कोई चुनौती नहीं है जिससे युवा पार ना कर पाए, उसे खत्म न कर सके। इस लड़ाई में मैं आपके साथ हूं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने युवाओं के लिए कई घोषणाएं भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश हर ब्लॉक में कम से कम एक ITI खोला जाएगा। युवाओं के लिए कौशल विकास के लिए 87 एडवांस स्किल सेंटर भी खोले जाएंगे। साथ ही विदेश जाने वाले युवाओं को विदेशी भाषा सिखाने और एजेंसी से इसे प्रमाणित कराने का खर्च भी सरकार वहन करेगी। राज्य खेल उपकरण प्रावधान योजना के तहत युवा क्लबों को शामिल कर मुफ्त उपकरण दिए जाएंगे। हरियाणा खेल उपकरण प्रावधान योजना 2024-25 के तहत खेलों के मुफ्त खेल उपकरण देते हैं। अब इस योजना में युवा क्लबों को भी शामिल किया जाएगा। आज मैं ये घोषणा करता हूं, मैं ये भी घोषणा करता हूं कि हम हरियाणा के हर ब्लॉक में कम से कम एक ITI खोलेंगे। राज्य में 142 ब्लॉक हैं, हर ब्लॉक के ऊपर एक एक ITI वो खुलेगी। इसकी भी मैं आज घोषणा करता हूं। हमने यह निर्णय किया है कि युवाओं को विदेशी भाषा सिखाने और उससे संबंधित एजेंसी से प्रमाणित करवाने का खर्चा सरकार वहन करेगी। ये भी निर्णय आज हमने किया है। कैबिनेट मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि युवा स्वामी विवेकानंद से प्रेरणा लेकर उन्हें तब तक नहीं रुकना चाहिए जब तक वे अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लें। 2047 तक विकसित भारत बनाने में प्रदेश की भूमिका कैसी हो, इस पर कार्य किया जा रहा है। कहा था कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए, ऐसा संदेश देकर हमारे स्वामी जी गए थे। उन्हीं शिक्षा के आधार पर यह हरियाणा चल रहा है। हरियाणा का युवा प्रेरणा का केंद्र बने, हरियाणा का युवा प्रेरणा का सूत्र बने। उसके लिए ड्रग्स फ्री हरियाणा के जो चलाया है उससे हमारा युवा मजबूत और सक्षम ही नहीं होगा। देश में देश के प्रधानमंत्री ने जो 2047 का सपना, जो भारत दुनिया की विकसित भारत में हो, दुनिया की ताकत भारत के हिसाब से चले, दुनिया भारत अर्थव्यवस्था सबसे मजबूत हो, दुनिया की चौधर में भारत की चौधर सबसे मजबूत हो। मुख्यमंत्री ने युवा समारोह में प्रदेश के युवाओं के लिए 250 जिम का भी उद्घाटन किया। ITI के युवाओं को नियुक्ति पत्र भी प्रदान करे और स्टार्ट प्रतियोगिता के NSS के विजेता स्वयं सेवकों को भी सम्मानित किया। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर आज कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में हरियाणा शिक्षा विभाग की ओर से एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के अभियान को लेकर भारतीय शिक्षा, संस्कार, मूल्य एवं आपके सुझाव विषय पर आयोजित इस संगोष्ठी में प्रदेश के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि नई शिक्षा नीति रोजगार परक होने के साथ ही नैतिक मूल्यों से संस्कार युक्त व्यक्ति का निर्माण करेगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर समाज के विभिन्न वर्गों से जुड़े
व्यक्तियों के विचार जानने के लिए गुरुग्राम, सोनीपत, रोहतक के साथ ही कुरुक्षेत्र में बड़े आयोजन किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यक्ति का अधिकार है और हमारी मंशा है कि सबको रोजगार परक संस्कार युक्त शिक्षा दी जाए। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत में शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश में वर्ष 2025 तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नीति को लेकर सुझाव भी आमंत्रित किए जा रहे हैं। देश की भावी पीढ़ी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को ग्रहण करेगी तो उसे भारत के इतिहास, संस्कार, संस्कृति और नैतिक मूल्यों को जानने का अवसर मिलेगा। टीचर जो पढ़ाने वाला है, शिक्षक, उसको पूरी तरह से पता हो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्या है और उन्हीं को सबसे ज्यादा पता होगा कि कमी कहां पर है और वही ज्यादा अच्छे से ये बता पाएंगे कि इसको दुरुस्त कैसे करें। ये एडमिन बात हो गई, प्रशासनिक बात हो गई, मगर देश में जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो हमारे छात्र हैं, महिलाएं हैं, किसान हैं, शिक्षाविद अनेकों अनेक हैं, उन सब की राय मंशा, उनके सुझाव, उसके लिए भी हमने आज से ही आमंत्रित करने के लिए निवेदन किया है। राज्य को वैश्विक शिक्षा का केंद्र बनाने के लिए शिक्षा क्षेत्र में बुनियादी परिवर्तन कर स्कूलों का कायाकल्प किया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक कर निर्देश दिए कि स्कूलों में शिक्षकों की व्यवस्था करने के लिए राशनलाइजेशन पर व्यापक योजना तैयार की जाए ताकि स्कूलों में शिक्षकों की कमी को पूरा किया जा सके। उन्होंने कहा कि नई शैक्षणिक स्तर से पहले सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी स्कूलों को लेकर जनता में विश्वास जगाया जाए ताकि अधिक से अधिक बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ने आए। उन्होंने प्रदेश के स्कूलों व कॉलेजों में मूलभूत सुविधाओं सहित स्वच्छता का भी पूरा ध्यान रखने को कहा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप बच्चों को संस्कार देने और सांस्कृतिक शिक्षा के लिए 8वीं कक्षा तक गीता को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। साथ ही बच्चों को ऊर्जावान बनाने के लिए स्कूलों में खेल और स्वच्छता को अनिवार्य किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूलों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हर बच्चे को ट्रैक किया जाए कि वह 12वीं कक्षा के बाद किस संस्थान में शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं। शिक्षा के लिए राज्य से बाहर जाने वाले बच्चों की भी जानकारी रखी जाए। एआई के युग में हमें आधुनिक शिक्षा में बुनियादी परिवर्तन करने होंगे। मुख्यमंत्री ने हर कॉलेज में आधारभूत ढांचा सहित सुविधाओं पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए ताकि किसी भी प्रकार की कमी को जल्द से जल्द दूर किया जा सके। उन्होंने कहा कि कॉलेजों में स्मार्ट क्लासरूम के जरिए से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए व्यवस्था बनाने की रूपरेखा भी तैयार की जाए। उन्होंने विद्यार्थियों के लिए प्राथमिकता के आधार पर पंचकुला में एक बड़ी लाइब्रेरी स्थापित करने को भी कहा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक कॉलेज में लाइब्रेरी स्थापित की जाए और कॉलेज बंद होने के बाद भी ये लाइब्रेरी खुली रहेंगी ताकि बच्चे वहां जाकर पढ़ाई कर सकें। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पीएम आवास योजना ग्रामीण की अवधि वर्ष 2029 तक बढ़ने का लाभ पुरानी वेटिंग लिस्ट के 77,000 लाभार्थियों को मिलेगा और इस वर्ष उन्हें पैसा जारी किया जाएगा। योजना के तहत पात्र परिवारों की नई सूची बनाने के लिए सर्वेयर नियुक्त किए जाएंगे और सर्वेक्षण का काम पूरा कर जरूरतमंद लोगों को उनके सपनों का घर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि अब तक करीब 20 लाख हैप्पी कार्ड बनाकर जिलों में भेजे जा चुके हैं। 17 लाख हैप्पी कार्डों का वितरण भी किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने शेष बचे कार्डों का वितरण जल्द से जल्द करने के निर्देश दिए ताकि किसी भी गरीब को आने जाने में दिक्कत का सामना न करना पड़े। 84 लाख लोगों को सालाना 1000 किलोमीटर मुफ्त यात्रा हरियाणा रोडवेज की बस में यात्रा की सुविधा दी थी। हैप्पी कार्ड की योजना हमने शुरू की थी। अभी तक हरियाणा प्रदेश के अंदर ऐसे 20 लाख परिवारों को हमने चिन्हित किया है कि उनको हैप्पी कार्ड बन गए हैं, जिलों में भेज दिए गए हैं। इनमें से लगभग 17 लाख लोग परिवारों को ये हैप्पी कार्ड वितरित किए जा चुके हैं।
मुख्यमंत्री ने बताया कि इस वर्ष हर जिले में 100 तालाब यानी 2200 अमृत सरोवर विकसित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए तालाब चिन्हित कर उनका जीर्णोद्धार किया जाएगा। उन्होंने इस कार्य में तालाबों की खुदाई में मिट्टी का काम केवल मनरेगा मजदूरों से करवाने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन क्षेत्रों में जल भराव की समस्या है वहां अमृत सरोवर विकसित करने की रूपरेखा बनाई जाए ताकि इस समस्या का सार्थक समाधान हो सके। लगभग 2000 अमृत सरोवर हरियाणा में बनकर के तैयार हुए हैं। अब हमने आगे और ये आज सभी उपायुक्त महोदयों को इस बात के लिए कहा है कि इस वर्ष अमृत सरोवर योजना के तहत हर जिला में 100 यानी प्रदेश में 2200 और नए अमृत सरोवर बनाने का लक्ष्य हमने रखा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने हर गांव में ई पुस्तकालय खोलने का संकल्प लिया है। इसके लिए जिला उपायुक्तों को जल्द से जल्द सार्वजनिक भवनों की पहचान करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छ हरियाणा मिशन के तहत 31 जनवरी तक विशेष अभियान चलाने की भी बात कही। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे अपने कार्यालयों में सफाई सुनिश्चित करें और अनुपयोगी सामान का निष्पादन हो। स्वच्छता अभियान में अच्छा प्रदर्शन करने वाले जिलों को सम्मानित भी किया जाएगा। बात के भी आदेश दिए गए हैं कि इस स्वच्छता पखवाड़े में आम नागरिकों को, एनजीओ को, उन सब को शामिल करते हुए हम स्वच्छता अभियान गति से चलाएं। अपने ऑफिसों को अंदर भी स्वच्छता अभियान चले ताकि वहां पर भी कोई कचरा ना हो, उसके लिए गति से काम करने के आदेश दिए गए हैं। हमने ग्राम पंचायतों को इस बैठक में बताया गया कि सीएम विंडो पर 13,50,000 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इनमें से 12,50,000 शिकायतों का समाधान किया जा चुका है। इसी प्रकार प्रदेश भर में लगे समाधान शिविरों में 96,000 शिकायतें मिली, जिनमें से 75,000 का समाधान किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में कल नशे की रोकथाम और राष्ट्रीय सुरक्षा पर हुई वर्चुअल बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अभियान में पड़ोसी राज्यों के साथ सहयोग बढ़ाया जाएगा। इसके लिए पंचकुला में अंतर्राज्यीय सचिवालय की स्थापना की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये उत्तर भारत के 7 राज्यों में मादक पदार्थों की तस्करी और आवाजाही के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने की सुविधा प्रदान करेगा। इस पहल का उद्देश्य उत्तरी क्षेत्र में नशीली दवाओं से जुड़े मुद्दों से निपटने के लिए संयुक्त प्रयासों को मजबूत करना है। तालमेल से हम नशा तस्करों पर शिकंजा कस रहे हैं। नशे के विरुद्ध लड़ाई में पड़ोसी राज्यों का सहयोग लेने के लिए हरियाणा के पंचकुला में अंतर्जातीय सचिवालय की स्थापना वो की गई है। इसी सचिवालय में उत्तर भारत के 7 राज्यों हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, उत्तराखंड और राजस्थान के प्रतिनिधि आपस में नशे पर रोकथाम लगाने के लिए सूचनाओं को साझा करते हैं। और इसी प्रकार ड्रग्स के खिलाफ राष्ट्रीय युद्ध के लिए मानस पोर्टल भी शुरू जो किया गया है। हम इसके माध्यम से नशे के आदी व्यक्तियों को समय पर जरूरी सहायता पहुंचाते रहेंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में 3,445 गांवों और 774 वार्डों को नशा मुक्त घोषित किया गया है। नशे के विरुद्ध अभियान में एनडीपीएस अधिनियम के तहत दर्ज मामलों में सजा की दर 48% से बढ़ाकर 54% हो गई है। नशा तस्करों से लगभग 50 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जब्त की गई है और 26,000 नशीली दवाओं के तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों में प्रदेश में नशीली दवाओं की तस्करी को रोकने में महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं। उन्होंने बताया कि कानूनी कार्यवाही में तेजी लाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित की गई हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में एक एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन भी किया गया है, जिसकी 11 इकाइयां पूरे हरियाणा में कार्यरत हैं।
केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने रोहतक के महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में आयोजित संविधान गौरव समारोह एवं राष्ट्रीय युवा दिवस में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद तथा संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समाज और राष्ट्र को नई दिशा दी है। समाज कल्याण और राष्ट्र उत्थान में इन दोनों महान विभूतियों का विशेष योगदान अतुलनीय है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र में वंचित समाज को मुख्य धारा में लाने का कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सुनिश्चित किया गया है। उन्होंने भारतीय संविधान को गीता की संज्ञा दी। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार गीता जीवन जीने का सार है, उसी प्रकार आज स्वतंत्र भारत की गीता संविधान है। केंद्रीय मंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनकी विचारधारा से हमेशा दूरी बनाए रखी। कांग्रेस पार्टी ने तो डॉक्टर अंबेडकर को लोकसभा चुनाव तक हराने का काम किया। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के समय भी कांग्रेस पार्टी ने आरक्षण खत्म करने को लेकर दुष्प्रचार किया गया है। संविधान एक फाइनल रूप ले चुका है, तो उस संविधान की जयंती क्यों नहीं मनानी चाहिए? आज हम गीता जी की जयंती मनाते हैं। हजारों साल पुराने समय में गीता का निर्माण हुआ होगा। बहुत लोगों को पता ही नहीं कि उसका किस प्रकार से प्रमाण निकला, कैसे निकला, लेकिन हमारे शास्त्र बताते हैं कि अमुक दिन गीता का एक प्रकार से जनता के सामने आया विषय। गीता भी क्या है? हमारे जीवन जीने का सार है, एक ग्रंथ है। समाज में जीवन को कैसे जीना चाहिए, उसी को अगर मैं समरूप कहूं कि आज स्वतंत्र भारत की गीता है। उन्होंने कहा कि आरक्षण की व्यवस्था कभी खत्म नहीं हो सकती, लेकिन ये पात्र व्यक्ति के लिए होना चाहिए। अपात्र व्यक्ति को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार संविधान की भावना के अनुरूप योजनाएं बना रही है। उन्होंने कहा कि पिछड़ा वर्ग में क्रीमिलियर का प्रावधान लागू किया गया है। अब अनुसूचित जाति में भी ये प्रावधान होने वाला है। नरेंद्र मोदी जी के समय हुए, उसमें अधिकांश संशोधन समाज के हित के लिए, और उसमें भी पीड़ित समाज, शोषित समाज, अनुसूचित जाति, जनजाति, बैकवर्ड क्लास, ये जो कमीशन दलीप सिंह जी ने बताया अलग अलग करने का काम, ये हमारी सरकारों का हुआ। चाहे बैकवर्ड कमीशन का गठन हुआ नेशनल लेवल पर, वो मोदी जी के समय हुआ। उस समय अटल जी के समय पर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, इनका कमीशन अलग अलग बनाने का काम उस समय हुआ। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उत्तराखंड में होने जा रहा है। ये खेल 27 जनवरी से आरंभ होकर 14 फरवरी तक चलेंगे। राष्ट्रीय खेलों पर बातचीत करते हुए हरियाणा योग आयोग के चेयरमैन डॉक्टर जयदीप आर्या ने कहा कि इससे योगासन को भी राष्ट्रीय स्तर पर आने का मौका मिला है। योगासन खेल में हरियाणा से करीब 13 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, जो 4 फरवरी तक योगासन खेल में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की खेल नीति से पदक जीतने वाले बच्चों को प्रोत्साहन मिलता है। पदक विजेताओं को नगद पुरस्कार दिया जाता है। अन्य खेलों की तरह योगासन खिलाड़ियों के लिए भी ग्रेडेशन प्रमाण पत्र, नगद पुरस्कार के साथ साथ नौकरी कोटा दिलाने का प्रयास किया जाएगा। में जो खिलाड़ी भाग लेंगे हरियाणा से, वो लगभग 13 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं और इन 13 खिलाड़ियों को 30 तारीख को उत्तराखंड पहुंचना है और 4 फरवरी तक योगासन के खेल में इनको सम्मिलित होना है। और इसके लिए राज्य सरकार खेल नीति इतनी अच्छी बनाई हुई है कि बच्चों को जो मेडल जीतते हैं उनको प्रोत्साहन मिलता है। उनको 7 लाख गोल्ड मेडल के लिए, 5 लाख सिल्वर के लिए, 3 लाख रुपए ब्रॉन्ज के लिए मिलता है। हम हरियाणा सरकार का भी आभार ज्ञापित करते हैं। योगासन खेल के खिलाड़ियों को पूरा सम्मान अन्य खेल के साथ मिले, उनके खिलाड़ियों की तरह उनको सुविधाएं मिलें, इसको लेकर पिछले कई वर्षों से हमारे खिलाड़ी परेशान थे। हरियाणा योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन की ओर से, योगासन भारत की ओर से हमने निवेदन किया डीजी स्पोर्ट्स श्री संजीव वर्मा जी से। उन्होंने आश्वस्त किया है कि वह अन्य खेलों की तरह योगासन के खिलाड़ियों को भी उस प्रकार का ग्रेडेशन सर्टिफिकेट कर देंगे। राष्ट्रीय खेलों में 2 पदक जीत चुके जींद के खिलाड़ी अभिषेक ने कहा कि वे राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक जीतने की तैयारी कर रहे हैं। वे बच्चों को योग और खेलों में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहते हैं। सिरसा जिले की कोमल ने बताया कि हाल ही में कर्नाटक में आयोजित सीनियर नेशनल्स के माध्यम से उनका चयन 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए हुआ है और वे बहुत खुश हैं। पिछले साल उन्होंने 37वें राष्ट्रीय खेलों में भाग लिया और रजत पदक जीता था। इस साल की तैयारियों को देखते हुए उन्हें उम्मीद है कि वे प्रदेश के लिए स्वर्ण पदक जीतेंगी।
था 37वें राष्ट्रीय गेम में, और 36वें राष्ट्रीय गेम में मैंने सिल्वर प्राप्त किया था। अब की बार मेरी गोल्ड की तैयारी है और मैं अपने ज़िले और स्टेट के बच्चों को आगे बढ़ाना चाहता हूँ योगासन स्पोर्ट्स में। जो प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का फिट इंडिया मूवमेंट है, उसमें बच्चों की भागीदारी बढ़ाने का संकल्प लेना चाहता हूँ। हाल ही में हुए सीनियर नेशनल जो कि कर्नाटका में हुए थे, उसके माध्यम से मेरा चयन 38th नेशनल गेम्स के लिए हुआ है और मुझे बहुत ही खुशी है। पिछले वर्ष हुए नेशनल गेम्स में मैंने भाग लिया था, उसमें मेडल प्राप्त किया था। मैं अभी 38th नेशनल गेम्स के लिए चयनित हुई हूँ सीनियर नेशनल्स के थ्रू। जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए अलग अलग कदम उठाए हैं, वैसे ही योगासना के थ्रू भी एक अश्मिता वुमेन्स लीग स्टार्ट हुआ है, जो कि महिलाओं को आगे बढ़ाने में बहुत ही हेल्पफुल है। गणतंत्र दिवस पर नई दिल्ली में आयोजित होने वाले राष्ट्रपति के एट होम कार्यक्रम के लिए फरीदाबाद की डॉक्टर अनुभवा महाजन को निमंत्रण भेजा गया है। अनुभवा महाजन पेशे से एक डेंटिस्ट हैं और वह खुद नर्सों की बीमारी यानी इनविजिबल डिसेबिलिटी से पीड़ित हैं। उन्होंने एक एनजीओ की स्थापना की जो इनविजिबल डिसेबिलिटी से पीड़ित लोगों की मदद करती है और अब तक वह लगभग 50,000 लोगों का इलाज करवा चुकी हैं। उनके इस उत्कृष्ट कार्य को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें ये निमंत्रण भेजा है। उन्होंने बताया कि अब तक वह अपने एनजीओ के माध्यम से साधन जुटाते हुए 40 से 50,000 लोगों को राहत पहुंचा चुकी हैं। उन्होंने बताया कि इनविजिबल डिसेबिलिटी में नसों की बीमारी, कम दिखना, गूंगा या बहरा होना, थैलेसीमिया और होमोफीलिया जैसी बीमारियां शामिल हैं। उन्होंने कहा कि अब वह आगे और भी मजबूती से अपने समाज सेवा के कार्यों को आगे बढ़ाएंगी। और 40-50,000 लोगों को टाइम पे अर्ली डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और सब में मदद कर चुके हैं। और मैं पॉलिसी वर्क भी करती हूँ, तो पॉलिसीज में चेंजेस लाना और एडवोकेसी का काम। और हम पिछले 1-1.5 साल से मैं गोवा मिनिस्ट्री, सेंट्रल मिनिस्ट्री के साथ काफ़ी काम कर चुकी हूँ उससे। इस मौके पर अनुभवा के माता पिता ने कहा कि उन्हें गर्व है कि उनकी बेटी के कार्य को देखते हुए भारत सरकार द्वारा उन्हें राष्ट्रपति एट होम कार्यक्रम का निमंत्रण मिला है। अनुभवा के पिता ने कहा कि एनजीओ का तमाम फाइनेंस का काम वह खुद देखते हैं और उद्योगपति होने के नाते CSR फंड का बंदोबस्त भी वह करते हैं ताकि नेक काम के लिए धन की कमी न हो सके। राष्ट्रपति भवन से जो निमंत्रण आया है उसको देख के मुझे बहुत ही खुशी का अनुभव हो रहा है और ये लग रहा है कि जो ये इतनी मेहनत कर रही है, इतनी समाज सेवा कर रही है, उसका इसको एक अच्छा परिणाम मिल रहा है। जब इसने एनजीओ स्टार्ट किया था तो फाइनेंस की बहुत प्रॉब्लम आई थी। तो मैं एक इंडस्ट्रिस्ट हूँ ऑटोमोबाइल लाइन का। मेरे काफ़ी फ्रेंड लोगों ने, ऑटोमोबाइल के फ्रेंड लोगों ने इस एनजीओ को चलाने के लिए हेल्प की, उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जिसने मेरी बेटी को इतना इनविटेशन दिया है वहाँ आने के लिए। इतना गर्व महसूस होता है कि अब मेरी बेटी इतनी ऊंची जा रही है, उसके लिए गर्व है। अंबाला छावनी के एसडीएम सत्येंद्र सिवाच ने बस स्टैंड पर बने रैन बसेरे का औचक निरीक्षण किया और वहां पर पाई गई कमियों को तुरंत दूर करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि रैन बसेरे में व्यवस्थाएं ठीक पाई गई, कुछ छोटी मोटी कमियों को दूर कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राहगीरों को कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए रैन बसेरा बनाया हुआ है। बस स्टैंड के रैन बसेरे में सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि वो इतनी ठंड में खुले में न सोएं। महिलाओं के रुकने के लिए अलग से व्यवस्था है। जरूरतमंद लोग इस रैन बसेरे का उपयोग करें। रैन बसेरे का निरीक्षण किया गया है और यहाँ जो सुविधाएं उपलब्ध हैं उनकी निरीक्षण किया। साफ सफाई यहाँ अच्छी है और जो कुछ कमियां हैं जैसे आरओ उपलब्ध है लेकिन वो अभी फंक्शनल। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने डॉकिंग से पहले स्पेडेक्स कार्यक्रम के तहत अपने 2 उपग्रहों को स्थिर करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। इसरो ने चेसर और टारगेट उपग्रहों को सुरक्षित दूरी पर ले जाने से पहले उन्हें 3 मीटर की दूरी पर लाने में सफलता प्राप्त की। इसरो ने उपग्रहों में लगे कैमरों द्वारा ली गई तस्वीरों को साझा किया। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी ने ट्वीट किया कि डेटा का विश्लेषण करने के बाद ही डॉकिंग प्रक्रिया की जाएगी। इस मिशन के लिए इसरो द्वारा विकसित सभी सेंसरों की डॉकिंग प्रयोगों से पहले पूरी तरह से जांच
और परीक्षण किया जाएगा। डॉकिंग के बाद दोनों उपग्रहों को एक ही अंतरिक्ष यान के रूप में नियंत्रित किया जाएगा। डॉकिंग सफल है या नहीं ये जांचने के लिए एक उपग्रह से दूसरे उपग्रह में बिजली स्थानांतरित की जाएगी। इसके बाद दोनों उपग्रहों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए अनडॉक किया जाएगा। अमेरिका, रूस और चीन के बाद ये उपलब्धि प्राप्त करने वाला भारत चौथा देश होगा। यदि इसरो द्वारा विकसित स्वदेशी भारतीय डॉकिंग प्रणाली सफल होती है तो इसरो अपने प्रस्तावित भारतीय अंतरिक्ष केंद्र पर काम जारी रख पाएगा और जब भारतीय अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर उतरकर चंद्र कणों को लेकर वापस आएगा तो चंद्रयान 4 मिशन सफलतापूर्वक संपन्न होगा। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।